सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। अधिगम का पाठ चल रहा था और अधिगम की क्लास में मैंने आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो बता दिए थे, जैसे सीखने की इच्छा, वातावरण, खेल का मैदान, मित्र मंडली, लिंग, आयु, परिपक्वता या जो विद्यालय का माहौल है वो, या शिक्षक का व्यवहार, ये सभी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस पर बात हो गई थी। आज की क्लास अपने लेके आए हैं अधिगम की प्रमुख विधियां जो हैं इसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें अगर पहले अपने देखें नंबर 1 पर, देखो अधिगम की प्रमुख विधियां जो हैं इनमें जैसे पूर्ण व आंशिक विधि है, समझ गए। संकलित व वितरण विधि भी आती है। इसी के अंदर ही युग्म शास्त्रीय विधि जो है वो आती है। कर्मिक विधि आती है। पेचिस्तीन प्रभाव भी इसी के अंदर आता है। जोगार्निक प्रभाव जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, अभी जो सीटेट का पेपर होगा उसमें निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना यहां पर बनती है। अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और ये विधियां जो हैं ये अपने जो किसी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं उनसे मेल खाती हुई विधियां होती हैं, तो वहां पर भी ये सहायता प्रदान करेंगी। हाँ, नंबर 1 पर पहली विधि होती है पूर्ण व आंशिक विधि। पूर्ण व आंशिक विधि ये होती है नंबर 1 पर। पहले एक बार लिख देते हैं पूरा। दूसरी कौन सी होती है? संकलित व वितरण विधि। संकलित व वितरण विधि आती है। 3 नंबर पे कौन सी आएगी? कर्मिक विधि। कर्मिक विधि, इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 4 पर युग्म शास्त्रीय विधि। युग्म शास्त्रीय विधि ये होती है, समझ गए। इसके पश्चात कौन सी आती है? वॉन स्ट्रॉय प्रभाव या विधि भी बोलते हैं। नंबर 6 पे कौन सा होगा फिर? जोगार्निक प्रभाव। जोगार्निक प्रभाव ये भी इसी के अंतर्गत आता है। एक बार इनको देख लेते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है इन विधियों के अंतर्गत। एक तो और है, मैं अभी लिखवाऊंगा, नीचे दिखेगा नहीं फिर आप लोगों को। पूर्ण व आंशिक विधि कौन सी होती है, पहले इसको मौखिक रूप से अपने समझते हैं। देखो यह विधि जो होती है ये विषय वस्तु या अधिगम सामग्री से संबंधित होती है। अभी याद रखना, पूर्ण आंशिक विधि जो होती है यह अधिगम सामग्री पर डिपेंड होती है। अब इसमें होता क्या है, जब कोई शिक्षक है वो किसी अधिगम सामग्री को एक साथ पूर्ण करवा देता है तब तो इस विधि को पूर्ण विधि कहा जाता है। और जब कोई शिक्षक है वो अधिगम सामग्री को छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में करवाता है तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे आंशिक विधि कहा जाता है। देखो थोड़ा लिख देते हैं। जब कोई शिक्षक अधिगम सामग्री को एक साथ पूर्ण करवाता है तब तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण विधि कहा जाएगा इसे। अब जब कोई शिक्षक अधिगम सामग्री को छोटे खंडों में यानी कि टुकड़ों में पूर्ण करवाता है तब इसे क्या कहेंगे? आंशिक, यानी कि छोटे अंशों में बटी हुई, तब इसे आंशिक विधि कहा जाता है। एक बार पुनः देखो, अधिगम की विधियां पढ़ रहे हैं उनमें अपने पहले आती है पूर्ण व आंशिक विधि। अब जब कोई शिक्षक होता है, अपने स्कूलों में देखते हैं कोई भी शिक्षक होता है, वो एक क्लास आती है, उस क्लास में पाठ को पूरा करवा के चला जाता है। एक साथ वो पाठ को यानी कि अधिगम सामग्री को एक साथ पूर्ण करवा रहा है तब वो क्या हो जाएगा? पूर्ण विधि बोलते हैं उसे। और जब कोई शिक्षक किसी पाठ को या अधिगम सामग्री को या जो भी है अधिगम सामग्री या अपने शिक्षण सामग्री उसको छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ाता है तब वो क्या हो जाएगी? आंशिक विधि हो जाएगी, यानी कि छोटे छोटे अंश को बार बार बता करके, समझ गए। अब इसके पश्चात तीसरी बात इसमें निकल करके आती है, जब कोई शिक्षक
किसी अधिगम सामग्री को छोटे छोटे खंडों में करवाकर, छोटे छोटे टुकड़ों में करवाकर और अंत में उसका दोहरान एक साथ करता है, अंत में उसको एक साथ दोहरा देता है, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसको कहा जाता है पेचिस्तीन प्रभाव। पेचिस्तीन प्रभाव ये मोस्ट है, याद रखना। पेचिस्तीन प्रभाव क्या होता है? यानी कि अधिगम सामग्री को छोटे छोटे खंडों में करवा करके उसके पश्चात अंत में उसका दोहरान करना, वो क्या कहलाता है? पेचिस्तीन प्रभाव कहलाता है। अब एक ही विधि में तीन बातें हो गई हैं। जब एक साथ शिक्षक पढ़ाता है तब तो क्या होगा? पूर्ण विधि। जब छोटे छोटे अंशों में, टुकड़ों में पढ़ाता है तब वो क्या हो जाएगी? आंशिक विधि। और छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में पढ़ा करके अंत में एक साथ उसका दोहरान किया जाता है, तब उसे क्या कहेंगे? पेचिस्तीन प्रभाव कहा जाता है। तो ये अधिगम की पहली विधि है। फिर आता है संकलित व वितरण विधि। संकलित व वितरण विधि कौन सी होती है? यह विधि जो है ये समय पर आधारित होती है। समय पर आधारित होती है। समय पर आधारित विधि कौन सी हो गई? संकलित व वितरण विधि। समय पर आधारित कैसे होती है वो देखो। यदि अपने कोई अधिगम सामग्री होती है या बालक को कुछ याद करने के लिए दिया जाता है, यानी अधिगम करते समय बीच में अंतराल रखा जाए, तब तो ये क्या हो जाएगी? वितरण विधि हो जाएगी। समझ गए? यदि अधिगम करते समय बीच में अंतराल नहीं दिया जाता है, अधिगम लगातार हो रहा है, तब इसे कहेंगे संकलित विधि। देखो नाम से ही सिद्ध हो रहा है। वैसे तो अधिगम के समय जब अंतराल दिया जाएगा, यानी कि वितरण, यानी कि बांटना। वितरण का अर्थ क्या होता है? प्रसाद वितरण करना, यानी कि बांट देना। यानी कि अधिगम को अपने टुकड़ों में बांट देते हैं। बच्चे ने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके पश्चात 1 घंटे का उसको रेस्ट मिल गया, फिर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर रेस्ट मिलता है। तो उससे क्या होता है? अधिगम की दर जो है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। और अधिगम के दौरान अगर कोई किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं दिया जाता है, तब ये संकलित विधि के अंतर्गत आती है। चलो यहां लिखते हैं इसको भी। देखो, यदि अधिगम में अंतराल रखा जाए, अंतराल रखा जावे, तो क्या हो जाएगी? ये वितरण विधि। वितरण विधि होगी। यदि अधिगम में अंतराल नहीं होता है, अंतराल नहीं होता है, तब कौन सी विधि होगी? ये तब हो जाएगी संकलित विधि। तब इसको कहेंगे संकलित विधि। समझ गए? एक बार पुनः देखो। संकलित या वितरण विधि यह समय पर आधारित विधि होती है। यदि अधिगम में अपने उस अधिगम करते समय बालक के बीच में अंतराल आता है, तब तो कहेंगे इसे वितरण विधि। और अधिगम यदि लगातार हो रहा है, तब उसे क्या कहेंगे? संकलित विधि कहा जाता है। ये 2 नंबर पे आती है। इसके पश्चात कर्मिक विधि आती है। कर्मिक विधि कौन सी होती है? देखो यहां लिखते हैं, पहले बता देते हैं। यदि अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध रूप से, यदि किसी बालक के सामने अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है, तब वो किसके अंतर्गत आती है? कर्मिक विधि के अंतर्गत आती है। कर्मिक नाम से सिद्ध हो रहा है। यदि किसी बालक के सामने अधिगम सामग्री एक के बाद एक, यानी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं, तब वो कर्मिक विधि के अंतर्गत आती है। यह विधि जो है, इसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ विधि। कौन सी है? कर्मिक विधि। समझ गए? ये है। और क्या होता है इसमें? बालक के सामने अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है, उसे कर्मिक विधि कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकता है, ये देखो। ये आ जाए, यदि किसी बालक के सामने अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत हो रही है, तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पूर्ण या आंशिक विधि, ऑप्शन बी संकलित वितरण विधि, ऑप्शन डी कर्मिक विधि, और ऑप्शन डी दे दिया युग्म साहचर्य विधि। तो कौन सा होगा? कर्मिक विधि यहां पर हो जाएगा। समझ गए? या फिर ये पूछें कि अधिगम की विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है, तो क्या होगा? कर्मिक विधि। नेक्स्ट आगे चलते हैं। युग्म साहचर्य विधि। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ों में, जैसे जोड़ा होता है, जोड़ों के हिसाब से।
हाँ, युग्म शास्त्रीय विधि कौन सी होती है? यदि किसी बालक को अधिगम सामग्री जो है वो युग्म के रूप में प्रस्तुत की जाए, युग्म यानी कि जोड़ों के रूप में प्रस्तुत की जावे, तब वो किस विधि को दर्शाता है? युग्म शास्त्रीय विधि को दर्शाता है। यदि किसी बालक के सामने अधिगम सामग्री जो है वो जोड़ों के रूप में प्रस्तुत की जाए, तब उसे क्या कहते हैं? युग्म शास्त्रीय विधि के अंतर्गत वो आता है। फिर आता है वॉन स्ट्रॉय प्रभाव। ये क्या होता है? वॉन स्ट्रॉय प्रभाव क्या होता है? देखो, यदि अधिगम की दर प्रारंभ में मंद या कम, प्रारंभ में तेज और बीच में मंद और अंत में पुनः तेज हो जाती है, तब वो क्या कहलाता है? वॉन स्ट्रॉय प्रभाव के अंतर्गत आता है। वॉन स्ट्रॉय प्रभाव कौन सा होगा? यदि अधिगम की दर प्रारंभ में तेज होती है, बीच में मंद हो जाती है और अंत में पुनः तेज हो जाती है, तब इसे क्या कहते हैं? वॉन स्ट्रॉय प्रभाव कहा जाता है। मैं एक ग्राफ बना करके आपको बताता हूं, एग्जाम्पल भी बताएंगे। जैसे यहां से अधिगम शुरू हुआ, प्रारंभ में तो क्या है? अधिगम की दर जो है वो तीव्र है। प्रारंभ में क्या है? अधिगम की दर तीव्र है, समझ गए? फिर बीच में आकर के अधिगम की दर जो है वो मंद हो जाती है, यहां पर हो गई मंद, और अंत में पुनः अधिगम की दर जो है वो तेज हो जाती है, यानी कि पुनः तीव्र हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इस ग्राफ को ये ऐसे बनता है, प्रारंभ में तीव्र थी, फिर बीच में मंद हो गई और अंत में पुनः तीव्र हो जाती है, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे वॉन स्ट्रॉय प्रभाव कहा जाता है। वॉन स्ट्रॉय प्रभाव इसी को ही बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अपने देखें। जैसे अपने सामने कोई वैकेंसी आई है, मान लो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आते ही विज्ञप्ति जारी हुई, बच्चे के मन में एक लालसा जागृत होती है कि हाँ विज्ञप्ति जारी होगी, अब मेरे को तैयारी करनी है। उस समय वो अधिगम की दर वहां पर तीव्र होती है, और 1 महीना हो गया विज्ञप्ति आने के पश्चात, तब बालक की जो अधिगम की दर है वो मंद होने लगती है धीरे धीरे, और अंत में जब एग्जाम नजदीक आता है तब वो पुनः पढ़ना शुरू करता है, अधिगम की दर वापस बढ़ जाती, तीव्र हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है वॉन स्ट्रॉय प्रभाव। समझ गए? ये था। हाँ, आगे चलते हैं। फिर आता है ज़गार्निक प्रभाव। फिर कौन सा आता है? ज़गार्निक प्रभाव। एक क्रेस्पी प्रभाव रह गया था, ये भी बताएंगे। ज़गार्निक प्रभाव ये क्या होता है भाई? जैसे वॉन स्ट्रॉय प्रभाव आपने पढ़ा, यदि अधिगम की दर प्रारंभ में तेज और बीच में मंद हो जाती है और अंत में पुनः तेज हो जाती है, तो वो वॉन स्ट्रॉय प्रभाव होता है। ज़गार्निक प्रभाव क्या होता है? यदि पूर्व में प्राप्त किया गया अनुभव नए अनुभव में बाधा पैदा करता है, तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ज़गार्निक प्रभाव। लिख देता हूं एक बार, पुनः समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि पूर्व में प्राप्त किया गया अनुभव नए अनुभव में बाधा उत्पन्न करता है, तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे कहा जाता है ज़गार्निक प्रभाव। कैसे करता है? जैसे पीछे भी अपने आया था, पीछे पढ़ा था ना अपने, क्या पढ़ा था उसमें? जैसे अपने इंग्लिश की टाइपिंग आती है किसी को, कोई आदमी 5 साल से इंग्लिश की टाइपिंग कर रहा है कंप्यूटर पर, उसके पश्चात अगर उसको कहे कि आज आप हिंदी में लेटर टाइप करना है, तब उसके दिक्कत आती है। यानी पूर्व में उसने क्या प्राप्त किया है? इंग्लिश में टाइपिंग करने का जो है वो अनुभव प्राप्त किया है, और वो अनुभव जो है वो वहां पर हिंदी की टाइपिंग में उसे बाधा पहुंचा रहा होता है, तब वो क्या होता है? वो ज़गार्निक प्रभाव होता है। कई कोचिंग संस्थान या कई ट्यूशन के जो टीचर होते हैं या विद्यालयों में भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कोई मैथ का टीचर होता है, वो मैथ के सवालों को सॉल्व ट्रिक से करवाता है, छोटे सूत्र बता करके सीधे करवाना सिखा देता है बच्चों को, और वो ही बच्चे अगली कक्षा में किसी दूसरे टीचर से ट्यूशन वगैरह करते हैं।
और दूसरा टीचर क्या करता है, अपने हिसाब से बताने का प्रयास करता है। फिर वो कहेंगे सर पीछे जो सर ने बताया था वो ऐसा ही करेंगे, हमारे को वैसा ही आता है, वो समझ में आया हुआ है, आप जो बताओगे उससे हमारे दिक्कत होती है। यानी कि पुराना अनुभव जो है वो नए अनुभव में बाधा पैदा करता है। तो वो क्या होता है, ज़ैगार्निक प्रभाव को दर्शाता है। एक आता है क्रेस्पी प्रभाव। क्रेस्पी प्रभाव ये क्या होता है, देखो, यदि अधिगम के पश्चात पुरस्कार का स्तर बढ़ा दिया जाए, पुरस्कार का स्तर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, अधिगम की दर को बढ़ाया जा सकता है। अधिगम की दर को बढ़ाया जा सकता है। एक बार पुनः समझो, क्रेस्पी प्रभाव, यदि अधिगम के पश्चात पुरस्कार का जो स्तर है उसको बढ़ा दिया जाए तो अधिगम की दर निश्चित रूप से वहां पर बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाएगी। देखो, कई बार अपने प्रोत्साहन या प्रशंसा करते हैं, बालकों की पुरस्कार देकर भी करते हैं। जैसे कोई छठी क्लास का बालक है, वो कक्षा में प्रथम आता है तो विद्यालय के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के माध्यम से उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो वो अगली बार ये प्रयास करता है कि अब की बार मेरा दूसरा स्थान आया है, अब की बार 7वीं क्लास में मैं प्रथम आऊंगा, तो वो प्रथम आने का प्रयास करता है। यानी जो अधिगम हुआ है उसके पश्चात अगर पुरस्कार का स्तर भी बढ़ाया जाए तो क्या करते हैं, अधिगम की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो ये होता है क्रेस्पी प्रभाव। तो आज अपने अधिगम की जो 7 विधियां थी उनका अध्ययन किया है। एक बार पुनः देख लो, पूर्ण व आंशिक विधि कौन सी होती है, ये विषय वस्तु या अधिगम सामग्री से संबंधित होती है। जब कोई शिक्षक होता है, शिक्षक के माध्यम से किसी भी पाठ को या अधिगम सामग्री को एक साथ पूर्ण करवा दिया जाता है, तब वो क्या होती है, पूर्ण विधि। और अगर किसी शिक्षक को कोई शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में डिवाइड करके करवाया जाता है, तब वो क्या हो जाएगी, आंशिक विधि हो जाएगी। और यदि कोई शिक्षक जो है वो छोटे छोटे खंडों में पाठ को करवाकर, अधिगम सामग्री को करवाकर और उसका अंत में दोहरान एक साथ कर देता है, तब उसे पेचिस्तीन प्रभाव कहा जाता है। ये एक ही विधि में 3 बातें आती हैं। इसके पश्चात संकलित या वितरण विधि, ये समय पर आधारित विधि होती है। यदि अधिगम के दौरान अधिगम जो है, अधिगम हुआ है, उसमें अंतराल रखा जाए तब तो इसे वितरण विधि कहा जाता है। यदि अधिगम करने के पश्चात या अधिगम करते समय किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं दिया जाता है बीच में, तब वो क्या हो जाती है, तब उसे कहेंगे संकलित विधि। इसके पश्चात नंबर 3 पे आती है कर्मिक विधि। यदि किसी बालक के सामने अधिगम सामग्री एक के बाद एक यानी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है, तब उसे कर्मिक विधि कहा जाता है। अधिगम की जो विधियां हैं, इनमें कर्मिक विधि जो है इसको श्रेष्ठ विधि माना गया है। फिर आती है युग्म शास्त्रीय विधि। कौन सी होती है, यदि किसी बालक के सामने जोड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसको एक बार एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप देख लो, यहां दिख रहा होगा, आगे लिखवा देता हूं, इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। ये तो अपने पता चल जाएगा कि जोड़ों के रूप में। अब जैसे किसी बालक को बता दिया कि भारत नई दिल्ली, समझ गए, ये बात हो गई। इससे बालक क्या अनुमान लगाएगा, एक जोड़ा बन गया, युग्म बनता है भारत और नई दिल्ली। यानी बच्चा सोचेगा कि भारत है, इसकी राजधानी दिल्ली है। फिर अपने बालक को कहेंगे कि राजस्थान, तो वो इसके आधार पर, इस जोड़े के युग्म के आधार पर क्या कहेगा, राजस्थान है तो क्या आएगा, जयपुर। जैसे ये कहें कि पाकिस्तान, तो बच्चे को अगर पता तो वो कहेगा इस्लामाबाद। यानी जोड़ों के रूप में, युग्म के रूप में यहां पर युग्म शास्त्रीय विधि मानी जाती है। वॉन स्ट्रॉय प्रभाव कौन सा होता है, यदि अधिगम की दर प्रारंभ में तेज, बीच में मंद और अंत में पुनः तीव्र हो जाती है, तब वो कौन सा होता है, तब उसे वॉन स्ट्रॉय प्रभाव कहा जाता है। ज़ैगार्निक प्रभाव होता है, यदि पूर्व में सीखा गया अनुभव नए अनुभव में बाधा उत्पन्न करता है, तो वो ज़ैगार्निक प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है क्रेस्पी प्रभाव। अधिगम के पश्चात यदि पुरस्कार स्तर को बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से अधिगम के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये 7 विधियां थी। आज का एक छोटा सा चैप्टर था, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने अधिगम के जो सिद्धांत